हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो लास्ट लेक्चर हमने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंप्लीट कर लिया है और आज से स्टार्ट करेंगे आइसोमेरिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे अच्छी बात है कि आप बस समझने की चीज़ है, बहुत इन्फॉर्मेटिव नहीं है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। और इम्पॉर्टेंट तो इतना है कि आप एल्कीन की रिएक्शन करें, एल्काइन के करें, एल्केन के करें, इवन आगे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, इवन ट्वेल्थ में भी उसमें भी बहुत काम आएगा। कई बार खासकर जेई लेवल का जो क्वेश्चन आप देखेंगे, आप देखिए पीवाईक्यू वगैरह देखिए, तो आपको इवन रिएक्शन के साथ एल्कीन में तो कॉमनली, एल्कीन की रिएक्शन में कॉमनली आपको आइसोमेरिज्म मिला के ही पूछा जाता है। एल्कीन और एल्केन के मोस्ट रिएक्शन में आपको जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इवन एग्जाम में, वो आइसोमेरिज्म के साथ ही पूछेंगे। तो उस लहजे से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आते हैं आइसोमर से। चलिए शुरू करते हैं हाथ से। आइसोमेरिज्म, ठीक है। आइसोमर्स क्या है, उनका क्लासिफिकेशन क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या होते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं, और तमाम टाइप की प्रॉब्लम प्रैक्टिस जो सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो सबसे पहला टर्म, व्हाट इज आइसोमेरिज्म, क्या है, बेसिक टर्म, डिफिनीशन क्या है। तो डिफरेंट, पहले डिफिनीशन देख लेते हैं आइसोमर्स का। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। पहला कंडीशन तो यही है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट आइदर डिफरेंट, आइदर डिफरेंट structural arrangement, either different structural arrangement, तो मैं मार्क कर दे रहा हूं इस टर्म को, either different structural arrangement और 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 स्पेशियल अरेंजमेंट। स्पेशियल मतलब एटम्स है ग्रुप का, थ्री डायमेंशन में स्पेस, थ्री डायमेंशन स्पेस में उसका अरेंजमेंट, वो हम देखेंगे आगे अलग अलग जब पढ़ेंगे। ये एक बेसिक डिफिनेशन हो गया, आगे आगे पढ़ना ही हमको इंडिविजुअल भी। और स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स, एटम्स और ग्रुप्स, या तो डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट हो सकता है एटम्स का, या डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट हो सकता है। उस हिसाब से क्लासिफिकेशन में हम पढ़ेंगे और एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। आर कॉल्ड एज आइसोमर्स, आर कॉल्ड एज आइसोमर्स एंड फिनोमिनाइज आइसोमेरिज्म इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म, तो एक एग्जांपल जरूर हम यहां देखेंगे बेसिक थोड़ा सा समझने के लिए, वाटर आइसोमर्स, ठीक है। बाकी पूरे चैप्टर में तीन ही की बात करते हैं। चलिए नोट कर ले एक बार डिफिनेशन। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट आइदर डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, ठीक है। एटम्स और ग्रुप्स आर कॉल्ड एज आइसोमर्स एंड फिनोमेना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। अब थोड़ा सा एक एग्जांपल यहां पे देखते हैं, ठीक है। बिफोर हम स्टार्ट करें इसके फर्दर क्लासिफिकेशन देखें, डिटेल देखें, एक बेसिक एक एग्जांपल, बिना एग्जांपल के कुछ आइसोमर्स किसको बोलेंगे। जैसे एक फॉर्मूला है, जिसे मान लेते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H6। थोड़ा बहुत आपने टेंथ में ही पढ़ा होगा, तो हम वही से शुरुआत करें। टेंथ में भी थोड़ा बहुत लास्ट चैप्टर में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में आपको एक आइसोमर की, ठीक है, आपको व्यू मिला होगा आइसोमरिज्म का। तो देखिए C2H6O एक है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का एक स्ट्रक्चर हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, एक मॉलिक्यूल ये भी हो सकता है जिसका नाम, अगर आपने आईपीएससी ढंग से पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो आईपीएससी की प्लेलिस्ट देखो। आईपीएससी अगर आता है तो आपको इसमें बहुत सुविधा मिलेगी। अगर आईपीएससी नॉमेनक्लेचर आता है तो आइसोमेरिज्म में बहुत हद तक आपको, ठीक है, मतलब सुविधा मिली, बहुत सारा चीजें आसानी से क्लियर हो जाएंगी। आईपीएससी जरूर पढ़िए। तो अगर आपने आईपीएससी पढ़ी है तो देखो, इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का दो कार्बन, 6 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, ये है एथेनॉल, ये है एथेनॉल। और इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का एक और मॉलिक्यूल है, वो है मेथॉक्सीमीथेन। जरा देखिए, एटम्स का अरेंजमेंट डिफरेंट है, बिल्कुल है कि नहीं। इसमें क्या लगा, ओ के साथ क्या लगा, एच। इसमें ओ के साथ एक साइड लगा है एच, एक साइड कार्बन लगे हैं। इस मॉलिक्यूल में जिसको इथेनॉल पढ़ रहे हैं, ये है इथेनॉल। इधर ओ के एक साइड लगा है एच, एक साइड लगा है इथाइल चेन। इसमें ओ के दोनों साइड में इथाइल चेन लगा। तो ये हो गया डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। और डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, तो ये अलग अलग मॉलिक्यूल भी है, ये है इथेनॉल और ये है मेथॉक्सीमीथेन।
तो ऐसे कई सारे एग्जांपल हम आगे आगे देखेंगे, ठीक है। पूरे आइसोमरी सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के, ठीक है, मॉलिक्यूल्स होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ किसी टाइप का अरेंजमेंट उनमें, या तो ठीक है एटम्स है ग्रुप का स्पेस में अरेंजमेंट, या एटम्स का, ठीक है, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट अलग अलग दिखेगा, तो उनको बोलते हैं आइसोमर। एथेनॉल एंड मेथॉक्सीमीथेन विद द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6O। पहला प्राइमरी कंडीशन तो यही है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शुड बी सेम, ठीक है, सेम नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन दोनों में, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। नोट कर ले इसको, नोट कर। आप जरा देखो, अब हम थोड़ा सा इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, आइसोमरिज्म का क्लासिफिकेशन, ठीक है। समय बचाने के लिए मैंने लिख रखा है, ठीक है, क्योंकि इंडिविजुअल हमको पढ़ना, हमको एक ओवरऑल एक ओवरव्यू है बस। टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म मैं डिटेक्ट कर दे रहा हूँ, आप जल्दी से नोट कर ले, स्क्रीनशॉट कर ले इसका, ठीक है। तो पहला है दो टाइप के, स्ट्रक्चरल चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमरिज्म, स्ट्रक्चरल चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमरिज्म, और दूसरा है स्टीरियो आइसोमरिज्म। इंडिविजुअल पढ़ना है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये एक ओवरव्यू लिखा गया है बस। फिर स्ट्रक्चर में हम पढ़ेंगे फंक्शनल आइसोमरिज्म, रिंग चेन आइसोमरिज्म, मेटामरिज्म, चेन और न्यूक्लियर, पोजीशन आइसोमर, टॉटोमर्स क्या होते हैं। स्टीरियो के फर्दर पार्ट है कन्फॉर्मेशनल, कन्फिग्रेशनल। कन्फिग्रेशनल में हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो ये एक बस ओवरव्यू है, एक आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं इसका, क्योंकि हमको इंडिविजुअल पढ़ना है, केवल लिखने से तो होगा नहीं, हमको इनका इंडिविजुअल पढ़ना है हर एक, ठीक है। ये बस डिवीजन है, स्टीरियो के डिवीजन क्या है दो, कन्फॉर्मेशनल, कन्फिग्रेशनल। कन्फिग्रेशनल के फर्दर डिवीजन है ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमर्स। पहले हम शुरुआत करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म से। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म इज आल्सो कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमरिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमरिज्म एक ही नाम है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। चलिए, तो पहला है डिवीजन स्ट्रक्चरल और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल और एक ही वर्ड है, किसी भी नाम से आपको क्वेश्चन में आ सकता है, स्ट्रक्चरल और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। पहला कंडीशन तो आइसोमर का यही है भाई, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम। बाकी आगे जो भी हो, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। चाहे इसको बोलते हैं डिफरेंट बॉन्ड कनेक्टिविटी, और इसको उसी को बोलते हैं डिफरेंट बॉन्ड कनेक्टिविटी। अगर आपको टर्म ये बहुत, ठीक है, कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो देखिए, फालतू की बातें हैं बस, ठीक है, ये सब किताबों की लैंग्वेज है, अपनी भाषा में हम देखेंगे। डिफरेंट बॉन्ड कनेक्टिविटी, चलिए डिफिनीशन लिख लिया, उससे कुछ खास लेना देना नहीं। अब मैंने क्यों कहा था कि अगर आपको आईपीएससी नॉमेनक्लेचर का आइडिया है तो बड़ा आसान है, तब चीज़ों को समझना आसान होगा आइसोमरिज्म में, अदरवाइज थोड़ा सा दिक्कत तो होगी। तो इसलिए सीक्वेंस है भाई, आईपीएससी हमने पहले पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ लिया। अब डिफरेंट बॉन्ड कनेक्टिविटी का यहाँ पे क्या मतलब है, हम देखें एग्जाम्पल में। मेन इनमें क्या दिखेगा आपको, जो अब तक हमने आईपीएससी का नॉमेनक्लेचर पढ़ा है, जो भी रूल पढ़े हैं, जो सारे एग्जाम्पल किए हैं, फंक्शनल ग्रुप चाहे एल्कीन एल्काइन जो भी पढ़ा है, उस हिसाब से अगर नॉमेनक्लेचर करें, जो अब तक हमने आईपीएससी में पढ़ा, उस हिसाब से नॉमेनक्लेचर करें कि इन कंपाउंड्स का, तो इनका डिफरेंट आईपीएससी नेम आएगा, डिफरेंट आईपीएससी नेम आएगा। अब जरा देखना इस बात का क्या मतलब, यही इनका हिंट है। स्ट्रक्चरल आइसोमर का हिंट क्या है, डिफरेंट आईपीएससी नेम। बस ये सब छोड़ो, भाड़ में जाए, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, डिफरेंट बॉन्ड कनेक्टिविटी, वो सब बातें हैं, डिफरेंट आईपीएससी नेम। देखते हैं, जरा देखिए एग्जाम्पल। अभी जो हमने बनाया था वो इसी कैटेगरी का था। अब हम पहले देखेंगे वही आइसोमर्स जिनके क्या है, आईपीसी नेम अलग अलग है, आईपीसी नेम अलग अलग है। याद रखिए भाई, दो अलग अलग कंपाउंड है, चलिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो गया, कोई बात नहीं, तो आइसोमर है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, उन्हीं की बात करेंगे। अब ऐसा हो सकता है कि उनका क्या हो, आईपीसी नेम्स अलग अलग हो, जो भी हम पढ़ेंगे। ऐसा भी तो हो सकता है कि उनके आईपीसी नेम सेम हो। भाई दुनिया में एक नाम वाले बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, एक नाम वाले बहुत सारे
वही हम ही लोग हैं। एक एक सिंगल नाम का, संतोष नाम का कई सारा यहाँ पे लोगों का, संतोष जिनका नाम होगा, चाहे आशुतोष नाम होगा, कई सारे लोग हैं, लेकिन लोग तो अलग अलग हैं। तो नाम सेम होने से कंपाउंड के सेम होने की गारंटी नहीं। नाम सेम होने से कंपाउंड के सेम होने की गारंटी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो पहले हम उन आइसोमर्स को देखेंगे, उन आइसोमर्स को जिनके नाम अलग अलग है, बाद में उन आइसोमर्स को भी देखेंगे। अलग अलग चीजें हैं वो, लेकिन नाम आईपीसी नेम, जो आईपीसी के रूल के हिसाब से नोमेनक्लेचर करेंगे, वो सेम होता है उनका। खैर वो दूसरा पार्ट है, दैट इज स्टीरियो आइसोमर्स। अभी हम बात करते हैं उन अलग अलग कंपाउंड्स के जिनका आईपीसी नेम, जो हमने आईपीसी का रूल अभी तक पढ़ा है उस हिसाब से अलग अलग आए, डिफरेंट आईपीसी नेम। जरा देखिए ये बॉन्ड कनेक्टिविटी टर्म क्या है। चलिए, दो हमने मॉलिक्यूल लिया, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आएगा, C3, 3 2 5 2 7 H8O। इस फॉर्मूला का पहला कंडीशन तो आइसोमर का यही है कि भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रखिए भाई। तो एक C3H8O फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला से हम दो मॉलिक्यूल्स ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। देखो जरा, अब देखो ये बॉन्ड कनेक्टिविटी का मतलब क्या है, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का मतलब क्या है। जरा देखिए पहले वाले मॉलिक्यूल में क्या है, OH किनारे पर अटैच है, OH किनारे वाले कार्बन से अटैच। पहले वाले मॉलिक्यूल में जरा देखो फॉर्मूला दोनों का सेम है, C3H8O, C3H8O ही है फॉर्मूला। पहले वाले मॉलिक्यूल में OH किनारे पर अटैच है और दूसरे वाले OH में OH कहाँ है, बीच वाले कार्बन से अटैच है। तो ये हो गई बात डिफरेंट बॉन्ड कनेक्टिविटी की, यही तो है। डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट की बात हो गई। भाई OH क्या था, पहले किनारे पे लगा था, अब तोड़ के बीच में लगा दिया गया। स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट एटम का बदल गया, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट बदल गया, चाहे बॉन्ड कनेक्टिविटी बदल गई। अब बॉन्ड कनेक्टिविटी अलग अलग करेंगे तो ऑब्वियस है कि आईपीसी नेम तो अलग अलग आना ही है। बॉन्ड कनेक्टिविटी अलग अलग करने का मतलब है कि आईपीसी नेम अलग अलग आएगा। ये है प्रोपेन 1 ऑल। इसलिए मैंने कहा अगर आपने आईपीसी पढ़ी है तो बहुत आसानी से डिस्टिंक्शन समझ पाएंगे कि भाई हाँ अलग अलग मॉलिक्यूल दिखाए जा रहे हैं, बिल्कुल ही दिखाया जा रहा है। प्रोपेन 1 ऑल और इसका क्या नाम है, प्रोपेन 2 ऑल। मतलब प्रोपेन 1 ऑल और प्रोपेन 2 ऑल क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अब स्ट्रक्चरल के भी फर्दर डिवीजन है जिसमें हमने देखा ये दुनिया भर के, इनकी हम बाद में बात करेंगे, फंक्शनल है कि रिंग चेन है कि मेटामर है, ठीक है, इनकी बात हम बात करेंगे। लेकिन ये कंफर्म है कि पेंटेन और प्रोपेन 1 ऑल एंड प्रोपेन 2 ऑल आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है, किसी न किसी टाइप के ये स्ट्रक्चर आइसोमर है, क्योंकि दे हैव डिफरेंट बॉन्ड कनेक्टिविटी, दे हैव डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ OH ग्रुप। एक बार OH ग्रुप किनारे वाले कार्बन पे, एक बार OH ग्रुप बीच वाले कार्बन पे, तो नाम तो अलग अलग आना है। तो उन सब बातों का मतलब ये कि है डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बोलिए, चाहे डिफरेंट बॉन्ड कनेक्टिविटी बोलिए, चाहे डिफरेंट आईपीसी नेम ही बोल दीजिए भाई, सब बातों का मतलब यही है। चलिए अब ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमर है, और भी एग्जांपल देखेंगे तो किस टाइप के स्ट्रक्चर है जो आपने इतने सारे डिवीजन तक रखे हैं, फंक्शनल है, मेटामर्स है, रिंग चेन है, क्या है। तो वो सब बातें हम बाद में करेंगे कि भाई स्ट्रक्चरल है तो ठीक है, स्ट्रक्चरल चाहे इसको क्या बोलेंगे, दिस टू आर, फिलहाल के लिए हम बोल सकते हैं कि प्रोपेन 1 ऑल एंड प्रोपेन 2 ऑल आर स्ट्रक्चरल आइसोमर और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर। अब कॉन्स्टिट्यूशनल में भी वो 6 कैटेगरी लिखी गई है, उसमें से कौन सा, तो इसको जानने से पहले थोड़ा सा हम और अभ्यास करते हैं कुछ और चीज़ों का, फिर हम आएंगे बाद में फिर से डिवीजन पे, फिर हम आएंगे उनके फर्दर क्लासिफिकेशन पे, और इंडिविजुअली जानेंगे कि स्पेसिफिकली ये 6 में से है क्या। अब हमारा पहला पर्पज है कि जैसे इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H8O के हमने दो स्ट्रक्चरल आइसोमर ड्रॉ किए, ठीक है, और भी ड्रॉ कर सकते हैं, और भी चीजें वही तो देखना है। इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के C3H8O के हमने दो स्ट्रक्चर ड्रॉ किए। अभी एक एग्जांपल लिया था C2H6O, उसके भी दो स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किए, दोनों का स्ट्रक्चरल आइसोमर थे। अरे आईपीसी नेम अलग अलग है तो स्ट्रक्चरल आइसोमर ही तो है। अब पहला पर्पज ये है हमारा कि किसी गिवन स्ट्रक्चरल फार्मूला के, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है याद रखिएगा, किसी गिवन स्ट्रक्चरल फार्मूला के कितने डिफरेंट, ठीक है सॉरी, किसी गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला के, किसी गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला से कितने डिफरेंट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। याद रखिए टोटल आइसोमर की बात नहीं कर रहा हूँ, टोटल आइसोमर में स्ट्रक्चरल के साथ साथ स्टीरियो भी आता है। अभी उसको हम अपने, ठीक है, पढ़ाई से उसको हटाते हैं, स्टीरियो आइसोमरिज्म को अभी हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, बाद में इंक्लूड कर लेंगे, मिला लेंगे सब, पहले सीक्वेंस में। तो पहला पर्पज ये है कि किसी गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला से कितने डिफरेंट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे अभी इस फार्मूला से हमने दो किए, और भी बन सकते हैं, तो कितने बन सकते हैं, कैसे जानेंगे आप कि कितना बनाएंगे, कितना दो बनेगा कि 5 बनेगा। पहला पर्पज वो है। चलिए फिर हम आएंगे क्लासिफिकेशन पे, बिल्कुल बात करेंगे, इंडिविजुअल पढ़ेंगे भी, पूरा लेक्चर ही सब चलता रहेगा पूरी प्लेलिस्ट में।
फिर हम बात करेंगे डिवीजन की। एक बार हमने ओवरऑल देख लिया तो फिर इंडिविजुअल क्लासिफिकेशन हम देखेंगे, चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर एंड ऑल दैट। तो पहला पर्पज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन आप देखेंगे, बहुत सारे, अगर अच्छी बुक लगाते हैं तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आप देखोगे। देखिए, तो पहला पर्पज ये है नंबर ऑफ, ऐसे लिख सकते हैं हेडिंग, डिफरेंट स्ट्रक्चरल, याद रखना आइसोमर्स नहीं लिख रहा हूं मैं, टोटल आइसोमर्स नहीं, केवल हम ऐसे स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं जिनके आईपीसी नेम अलग अलग हो, फिलहाल उन पे फोकस करेंगे। डिफरेंट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स विथ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, विथ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, केवल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, स्टीरियो नहीं, डिफरेंट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स विथ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है, उसे कितने डिफरेंट स्ट्रक्चरल आइसोमर खींच सकते हैं। अब देखिए, तो सबसे पहले इसको निकालने से पहले एक टर्म, कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, एक पैटर्न है, वही पैटर्न हम सीखेंगे, उस हिसाब से करेंगे। कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है कि हाँ C2H6O दिया है तो कितने बनेंगे, C3H8O दिया है तो कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेंगे, इसका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। आपको कुछ पैटर्न है, ठीक है, मैं बस पैटर्न बता सकता हूँ, उसको फॉलो करके आप निकाल सकते हैं कितने बनेंगे, ड्रॉ कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक टर्म जानना होगा, वो है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, चाहे इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, अलग अलग बुक में अलग अलग नाम है, चीजें सब सेम है। भाई हमारा पर्पज क्या है, एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमको दिया हुआ है, तो सबसे पहले उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में एक टर्म निकालेंगे, देखेंगे और इसका यूज भी देखेंगे। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बोलते हैं, चाहे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बोलते हैं, चाहे इसको बोलते हैं इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी। अब जिस नाम से आपको मिल जाए, एक ही टर्म है, एक ही टर्म, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी, शॉर्टकट में डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट DBE लिखा होगा। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट ये है, चाहे DU डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, चाहे इसको बोलते हैं IHD इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी। गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कोई दिया है, सबसे पहले आपको ये टर्म निकालना है। इसका फॉर्मूला है 2 इंटू नंबर ऑफ कार्बन प्लस 2, 2 इंटू नंबर ऑफ कार्बन अभी देखेंगे प्लस 2, माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन माइनस हेलोजन प्लस नाइट्रोजन बाई 2, बाई 2, टोटल डिवाइड बाई 2। एक्स आप जानते हैं, एक्स क्या है, FCl चाहे Br चाहे एक्स इजकल टू FCl Br। डाइवेलेंट एटम जैसे ऑक्सीजन सल्फर, जहां दो बॉन्ड बना रहे हैं, उनकी कोई काउंटिंग नहीं है इसमें, वो हम देख लेंगे एग्जांपल में। ऑक्सीजन सल्फर अगर आ रहा है मॉलिक्यूल में तो उसकी कोई काउंटिंग नहीं, जरा देखिए एग्जांपल, ठीक है, जैसे हम निकालेंगे और उसका मतलब भी समझेंगे। जैसे मान लो कि फॉर्मूला दिया है C2H6O, अगर इसका पूछ दिया डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालिए, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट अभी पहले निकालते हैं, फिर मतलब समझते हैं कि क्या क्या शो करता है। C2H6O का आप डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालिए, बड़ा सिंपल है, 2 इंटू नंबर ऑफ कार्बन, 2, 2 इंटू नंबर ऑफ कार्बन, 2 कार्बन है, प्लस, प्लस क्या है 2 इंटू प्लस 2, माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन बाई 2। ऑक्सीजन सल्फर भाई दो बॉन्ड बनाते हैं, उनकी कोई काउंटिंग नहीं, ऑक्सीजन डाइवेलेंट एटम्स की कोई काउंटिंग नहीं है, उसको छोड़ दीजिए। 2 इंटू नंबर ऑफ कार्बन प्लस 2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो कि 6 है बाई 2, अब इसको करेंगे तो आ जाएगा 0। अब ये 0 का मतलब क्या है, ये निकाल के आप करेंगे क्या भाई, ठीक है निकाल लिया, डिग्री बड़ा सिंपल है, निकाल करेंगे। अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने के बाद आपको पता चलेगा कि कंपाउंड में पाई बॉन्ड है कि नहीं, रिंग है कि नहीं। अब देखिए, अब देखिए इसका मतलब क्या है कि अगर आपने निकाला डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 0 आया 1 आया, उसका मतलब क्या है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट लिख देता हूं यहाँ पे, यहां लिखिए जरा, एक हम कॉलम बना लेते हैं, एक हम यहां पे कॉलम बनाते हैं और ऐसे, अगर यहां लिखते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट और उसका सिग्निफिकेंस, और उसका लिख लो सिग्निफिकेंस कि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकाले कि हम जानेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जब तक आप इसका कंप्लीट एप्लीकेशन नहीं देखेंगे तब तक लगेगा कि क्या निकाल करेंगे यार, लेकिन हम लोग को धीरे धीरे आगे बढ़ना, बड़ा काम करेगा इसमें, ठीक है। फोकस हमारा अभी भी वही है कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के कितने डिफरेंट स्ट्रक्चर,
डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट और इसका सिग्निफिकेंस। अगर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 0 आ रहा है जैसे इस मॉलिक्यूल में, तो उससे हम क्या इंटरप्रिटेशन निकालेंगे? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आपका अगर 0 आ गया किसी मॉलिक्यूल, इसका मतलब कि ऑल स्ट्रक्चर्स, जो भी स्ट्रक्चर इसके ड्रॉ करेंगे, विल हैव ओनली सिग्मा बॉन्ड, ओनली सिग्मा बॉन्ड। ये पहला मतलब है, कोई पाई बॉन्ड नहीं। जो भी स्ट्रक्चर इस फॉर्मूला से ड्रॉ करेंगे, ये आइडिया लग गया, C2H6 से कोई जो भी स्ट्रक्चर बने, 5 बने, 3 बने, जो भी बने, उसमें कहीं भी पाई बॉन्ड जैसा कम टर्म नहीं आएगा, पाई बॉन्ड जैसा टर्म नहीं आएगा, केवल सिग्मा बॉन्ड होगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आगे चल के 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। उसका मतलब 1 अगर आया तो स्ट्रक्चर, 1 का मतलब क्या है? स्ट्रक्चर विल कंटेन आइदर, याद रखिए, आइदर 1 पाई बॉन्ड और 1 रिंग। ये हम इंटरप्रिटेशन लगाएंगे। 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आया, चाहे एक डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट अगर 1 आया, उसका मतलब क्या है कि जो भी स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करेंगे, या तो उसमें एक पाई बॉन्ड होगा या एक रिंग हो, या दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक। आइदर द स्ट्रक्चर विल कंटेन 1 पाई बॉन्ड, अगर ओपन चेन स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो उसमें एक पाई बॉन्ड लगाएंगे, नहीं तो रिंग बनाएंगे। ओपन चेन स्ट्रक्चर बना रहे हैं अगर किसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में, हम सब करेंगे, एग्जांपल आएगा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 आ गया, इसका मतलब क्या है? ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसमें कहीं पाई बॉन्ड लगाएंगे, चाहे रिंग बनाएंगे। ये फिर इसी तरह से डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अगर 2 आ गया, इसके बाद आप समझ जाएंगे पैटर्न। अब देखिए 2 में क्या क्या हो सकता है, ऑब्वियस है। 2 का मतलब 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मतलब या तो एक पाई बॉन्ड या एक रिंग, दोनों में से कोई एक। 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का मतलब या तो स्ट्रक्चर में होंगे 2 पाई बॉन्ड, या तो स्ट्रक्चर में होगा क्या, एक पाई बॉन्ड, जो भी आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, प्लस एक रिंग होगा, या तो स्ट्रक्चर में क्या होगा, 2 रिंग, 2 रिंग। जितने भी स्ट्रक्चर बनाएंगे आप डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग आईपीसी नेम वाले, उनमें इनमें से सिचुएशन कुछ मिलेगी, या तो 2 पाई बॉन्ड, या तो एक पाई बॉन्ड एक रिंग, या तो 2 रिंग। इसी तरह से हम आगे 3 आया 4 आया तो हम अनसैचुरेशन का मतलब निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं, इस तरह से आप समझ सकते हैं। ये है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, और बड़ा इंपॉर्टेंट है, आगे देखिएगा इसका बहुत, ठीक है, इसमें बहुत काम आएगा, नोट कर लो इसको। ये नहीं केवल निकाल रहे हैं, इंटरप्रिटेशन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। जरा देखो, जैसे कि एग्जांपल, सबसे फेमस एग्जांपल बेंजीन को देखिए। बेंजीन, अगर कोई पूछे कि बेंजीन का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना होना चाहिए, व्हाट इज डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट ऑफ बेंजीन, सबसे फेमस एग्जांपल बेंजीन, तो देख के भी बता सकते हो, विदाउट फॉर्मूला भी निकाले बता सकते हैं। बेंजीन में क्या है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट में क्या क्या चीजें काउंट होती है भाई, पाई बॉन्ड और रिंग। बेंजीन में है 3 पाई बॉन्ड और एक रिंग। बेंजीन में क्या है, 3 पाई बॉन्ड एक रिंग है, ऑब्वियस डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इसका 4 आना चाहिए। हम ऑफ देख लेते हैं, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना आना चाहिए, 4। अरे 3 पाई बॉन्ड है एक रिंग है, 4 है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला से भी करिए, C6H6 ऐसे निकाल लो। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या होगा, दैट विल बी 2 इंटू नंबर ऑफ कार्बन 6 प्लस 2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन 6 टोटल डिवाइड बाई 2, 4। देखो जरा निकाल, ऐसे भी आ जाएगा, वैसे भी आ जाएगा। 2 इंटू नंबर ऑफ कार्बन प्लस 2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन टोटल डिवाइड बाई 2 इंटू 4। और देख लेते हैं इस फॉर्मूला को, देखिए मान लो ये फॉर्मूला है C4H11N, C4H11N, इसका आपको निकालना है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, बहुत सिंपल। इसका निकालना है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, चाहे जो बोल दे, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इसका इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का क्या होगा, तो 2 इंटू नंबर ऑफ कार्बन 4 प्लस 2, 2 इंटू नंबर ऑफ कार्बन प्लस 2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस नंबर ऑफ नाइट्रोजन टोटल डिवाइड बाई 2। देखिए जरा फॉर्मूला देख लीजिए, फॉर्मूला देख लीजिए, 2 इंटू नंबर ऑफ कार्बन प्लस 2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन माइनस नंबर ऑफ हेलोजन प्लस नाइट्रोजन बाई 2 प्लस नाइट्रोजन बाई 2। तो कितना हो गया, ये यहां से कितना आएगा, 8 2 10 11 0 0। मतलब इसके जो भी स्ट्रक्चर बनेंगे इस फॉर्मूला के आगे हम करेंगे, उसमें कहीं पाई बॉन्ड नहीं होगा, केवल ओपन चेन स्ट्रक्चर बनेंगे, ना पाई बॉन्ड होगा ना रिंग होगा ना पाई बॉन्ड। इसमें जो भी स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये क्लियर हो गया आपको पहले ही, ये फायदा है, स्ट्रक्चर बनाते रहिए, लेकिन ये कंफर्म हो गया कि साइक्लिक स्ट्रक्चर इस फॉर्मूला से नहीं बनेंगे, पाई बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर नहीं बनेंगे, केवल सिग्मा बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर बनेंगे, केवल सिग्मा बॉन्ड वाले।
ये आपको ठीक है डबल बॉन्ड न्यूक्लियन पहले ही बता देता है ये निकालने से। ठीक, अब तो इंपॉर्टेंस तो बड़ा है, इसको आगे तो यूज करना है बराबर, इसको हम लोग रेफरेंस लेंगे डबल बॉन्ड न्यूक्लियन। आई होप कि डबल बॉन्ड न्यूक्लियन किसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का बड़ा सिंपल है, निकाल सकते हैं। चलिए क्लोरीन वाला देख लेते हैं एग्जांपल। एक हम ले लेते हैं C3H5 हाइड्रोजन का एग्जांपल, वो नहीं आया। डाइवेलेंट एटम जैसे ऑक्सीजन सल्फर, दो बॉन्ड बना लेगा, उनका कोई काउंटिंग नहीं याद करिएगा, अभी लिखा था हमने, आगे भी करेंगे। C3H5Cl का निकालिए, पूछ दिया डिग्री, कुछ बोल सकता है, डबल बॉन्ड निकालिए, चाहे क्या बोल सकता है इसको, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी निकालिए, चाहे DU निकालिए, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, कोई भी टर्म आ सकता है। तो इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या होगा, 2 इंटू नंबर ऑफ कार्बन 3 प्लस 2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन 5 माइनस नंबर ऑफ हेलोजन एटम क्लोरीन 1 टोटल डिवाइड बाई 2। व्हाट नो, 1 1 देख लो, एक अनसैचुरेशन मतलब क्या होगा, ये क्लियर है कि इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की जब आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, अगर आपने ओपन चेन वाले स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हैं तो उसमें कहीं पाई बॉन्ड लगाना होगा, यही तो मतलब हुआ। अगर इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के ओपन चेन स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो पाई बॉन्ड लगाना होगा, नहीं तो रिंग वाले स्ट्रक्चर बनाने होंगे। दोनों में से कोई एक काम करिए, ओपन चेन बनाएंगे तो पाई बॉन्ड लगाएंगे, नहीं तो रिंग वाले एक रिंग होगा। भाई ये वन अनसैचुरेशन का मतलब क्या हुआ, या तो ओपन चेन में एक पाई बॉन्ड चाहे एक रिंग, दोनों में से एक साथ नहीं, ये नहीं कि रिंग भी बना दिया और उसमें पाई बॉन्ड भी लगा दिया, तब तो वो तब होगा जब अनसैचुरेशन चाहे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट दो होना चाहिए उसके लिए। तो ये ध्यान देना, ठीक है, प्रैक्टिस में हम करें। अब इंपॉर्टेंस तो इसका बड़ा है और हमारे बहुत काम आएगा आगे, लेकिन इसकी कुछ दिक्कतें हैं साथ। जो भी ये फॉर्मूला लिखा गया है, मैं बता दूं डिस्क्लेमर, डिस्क्लेमर ये है फॉर्मूला का बहुत इंपॉर्टेंट, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, कोई पूछ देगा तो फंस जाएंगे। डिस्क्लेमर ये है कि फॉर्मूला ये कंसीडर करता है कि जो भी एलिमेंट है वो ऑक्टेट रूल के लिमिट में ही बॉन्ड बनाते हैं। अब ये बात आप जानते हैं सही नहीं है हमेशा, थर्ड पीरियड के एलिमेंट अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकते हैं, सल्फर 6 बॉन्ड बना सकता है, फास्फोरस 5 बॉन्ड बना सकता है। अब वहां पे ये नहीं चलेगा। अब देखिएगा एग्जाम्पल, भाई ठीक है महान है लेकिन कुछ कमियां हैं तो जानते रहना चाहिए, कोई बात नहीं। लेकिन हमको जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप देखेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो आप मैक्सिमम उन मॉलिक्यूल्स को ही देखेंगे जो ऑक्टेट की लिमिट में ही, मतलब मैक्सिमम 4 बॉन्ड उसी लिमिट में ही अपना, ठीक है, बॉन्ड बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, तो वहाँ बड़ा सही चलेगा। उसके ऊपर जाएंगे, ऑक्टेट से ऊपर जाएंगे, काम खत्म। अगर ऐसा कोई मॉलिक्यूल है जो 5 बॉन्ड 6 बॉन्ड बना रहा हो मॉलिक्यूल में, कंपाउंड में, ऐसा कोई एलिमेंट है जो उस कंपाउंड में, देखिएगा एग्जाम्पल, 5-6 बॉन्ड बना रहा हो तो उसका बेचारा ये फेल हो जाएगा, ये फेल हो जाएगा। अब देखना देखना कैसे, देखना, जैसे कोई पूछ दे तुमसे, ये मॉलिक्यूल लीजिए भाई, एक स्ट्रक्चर है, इसका नाम आप, ठीक है, पढ़ेंगे भी, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में, बिल्कुल इसको पढ़ेंगे, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में इसका नाम है, अच्छा अच्छा, SO3H, सॉरी, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब जरा देखना बेंजीन सल्फोनिक एसिड, स्ट्रक्चर मैंने इसलिए दिखाया था कि आपको एक फील हो कि यहाँ सल्फर जो है 6 बॉन्ड बना रहा है, बना सकता है, ये नहीं मना थोड़ा नहीं किया, ये तो मॉलिक्यूल इस फॉर्मूले की बात कर रहे हैं कि दिक्कत है कुछ इसके साथ, ठीक है। ये जो भी लिखा गया है उसी लिमिट में कि एलिमेंट्स जो होते हैं ऑक्टेट की लिमिट में ही बॉन्ड बनाते हैं, उसके ऊपर नहीं जा सकते। सल्फर तो जा सकता है, थर्ड पीरियड का एलिमेंट जा सकता है, बिल्कुल भाई, औकात है, डी ऑर्बिटल उसके पास। बेंजीन सल्फोनिक एसिड सल्फर बना रहा है 6 बॉन्ड, 2 2 4 2 6, देखो। अब अब अगर देखो यहां से कोई पूछे कि ये स्ट्रक्चर बना है तो इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना होगा, अरे भाई दिख रहा है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट में क्या गिनते हैं, नंबर ऑफ रिंग प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ रिंग प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। आप देखिए रिंग कितने पाई बॉन्ड है टोटल, 3 2 5 1, ठीक है, 5 तो पाई बॉन्ड है, 3 2 5 और एक रिंग है, तो कितना है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इसका, 6। देख लीजिए, देख, 5 पाई बॉन्ड है, एक रिंग है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 6 आना चाहिए, ठीक है। और ये परफेक्ट है भाई, स्ट्रक्चर से देख रहे हैं तो बिल्कुल गलत क्या है। अब जरा देखिए, अब कहिए कि चलिए इस फॉर्मूले से निकालिए भाई, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बड़ा बढ़िया बताया है, निकालिए निकालिए निकालिए। अब इसका फॉर्मूला देखो, इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा C6H5SO3H, चेक कर लो, C6H5SO3H, चाहे लिख सकते हैं C6H6SO3। हमने क्या किया है, हमारे फॉर्मूले में सल्फर ऑक्सीजन की कोई काउंटिंग नहीं, डाइवेलेंट एटम की कोई काउंटिंग नहीं, क्या बोला मैंने, सल्फर ऑक्सीजन की बात नहीं की है मैंने, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि अपना फॉर्मूला थर्ड पीरियड के एलिमेंट को काउंट नहीं करता, ऐसा नहीं बोला गया है, ठीक है, Cl को तो काउंटिंग की थी।
अपना फॉर्मूला थर्ड पीरियड फोर्थ पीरियड किसी भी एलिमेंट को काउंट करता है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि वो एलिमेंट ऐसा होना चाहिए कि ऑक्टेट की लिमिट में ही रहे, ऑक्टेट के बाहर ना जाए, तो अब तो गड़बड़ हो जाएगा। तब देखिए C6H5SO3H, दिक्कत क्या था, ऑक्सीजन तो ठीक है, हर एक ऑक्सीजन दो दो बॉन्ड बना रहा है, हर एक ऑक्सीजन दो दो बॉन्ड बना रहा है, उसकी दिक्कत नहीं है, सल्फर की दिक्कत है। इस फॉर्मूला से निकालेंगे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, जरा निकालना, 2 इंटू नंबर ऑफ कार्बन 6, 2 इंटू नंबर ऑफ कार्बन 6 प्लस 2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, बाकी किसी की कोई काउंटिंग नहीं अपने फॉर्मूले में, न सल्फर है, न ऑक्सीजन का नाम और निशान, न सल्फर का नाम और निशान है, न ऑक्सीजन का। अब यहां से निकालेंगे, बाई 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, 12 2, और ये आ जाएगा 4, 12 2 4, 4 आ रहे हैं यहां से, देखिए देखिए 4, एक्चुअल कितना है वो तो रियल है भाई, स्ट्रक्चर के सामने भाई, 5 पाई बॉन्ड एक रिंग 6 आना चाहिए, आ रहा है कितना 4। अब ये मत सोचना इसका मतलब कि सल्फर पे एप्लीकेबल नहीं है, ऑक्सीजन वाला तो अभी किया था हमने, C2H6 से वो सबका निकाला था, सल्फर पे भी एप्लीकेबल होता अगर सल्फर भी दो बॉन्ड ऑक्सीजन की तरह डाइवेलेंट, क्योंकि सल्फर अपनी, भाई ऑक्सीजन तो डाइवेलेंट होता है, लेकिन सल्फर अपनी वैलेंसी एक्सटेंड कर सकता है, ठीक है, 6 बॉन्ड बना सकता है, तो वहां दिक्कत हो गई। अभी ऐसा आप बिल्कुल मिस इंटरप्रिटेशन ना हो कि सल्फर के लिए रूल नहीं होता है, मैंने बताया सल्फर की दिक्कत नहीं है, क्योंकि सल्फर 6 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, 4 बॉन्ड से ज्यादा बना रहा हो तब दिक्कत है, तब ये नहीं आएगा। अभी देखना दूसरा मॉलिक्यूल, देखिए एक और मॉलिक्यूल देखिए, मान लो ये है C2H5SH, C2H5SH, आप मैं इसका स्ट्रक्चर बना दूं, एथेन थायोल नाम है इसका, ये है C2H5SH, मिस इंटरप्रिटेशन ना हो, क्या बोला जा रहा है ध्यान से देखिएगा, दिक्कत सल्फर के साथ नहीं है, दिक्कत है सल्फर का ऑक्टेट के बाहर जाने की वजह से, वो रूल, ठीक है, ये प्लीज यहां पे फेल हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला यहां फेल हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अब यहां पे इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालिए, नॉर्मली भी दिख रहा है 0 होना चाहिए, नॉर्मली भी दिख रहा है सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट शुड बी 0। अब यहां से फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या है, C2H6S, यही तो है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालो ना, 2 इंटू नंबर ऑफ कार्बन, 2 प्लस 2, 2 इंटू नंबर ऑफ कार्बन प्लस 2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, टोटल डिवाइड बाई 2, यहां से भी तो 0 आ रहा है, दिक्कत, अंतर समझिए दोनों सवाल में, सल्फर यहां भी था, इस मॉलिक्यूल में भी सल्फर तो वहां भी है, अंतर क्या है, क्योंकि सल्फर वहां 2 बॉन्ड बना रहा है, और 2 बॉन्ड ऑक्टेट रूल तक है, 4 बॉन्ड बना रहा है कोई एलिमेंट तब तक सही है, जब तक मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना रहा है तब तक ये रूल चलेगा, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगा, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगा, चाहे वो एलिमेंट थर्ड पीरियड का हो चाहे फोर्थ पीरियड का हो, तब ये नहीं चल पाएगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि सल्फर की दिक्कत नहीं है, एक्सटेंडेड ऑक्टेट की दिक्कत है, ठीक है, एक्सपेंडेड ऑक्टेट की दिक्कत, हाइपर वैलेंसी की दिक्कत है, तो ये ध्यान देना है। खैर, तो लेकिन फिर भी हम ये क्यों फॉलो करेंगे, तुम कहोगे सर ये तो भी बड़ा बेकार निकला, फालतू में लिखवा दिया, लेकिन नहीं, बहुत सारे मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप यूजुअली, ये नहीं कि भाई वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है, यूजुअली आप मोस्टली मॉलिक्यूल देखेंगे जो ऑक्टेट लिमिट में ही बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, तो उस टाइप के मॉलिक्यूल्स के लिए बड़ा धड़ल्ले से चलेगा, जरा डील करना है, ठीक है, कम से कम जानते तो है, उसके आसपास जानते थे कि भाई कहाँ ये फेल हो जाता है। अब देख, अब हमने निकाल दिया डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, उसका कुछ इंटरप्रिटेशन भी समझ लिया, उसके कुछ लिमिटेशन भी समझ ली, ये कहा नहीं लगा सकते। अब यूज अपना काम, भाई अपना काम ये सब नहीं करना था, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 0 निकालना था, मेन हेडिंग क्या थी, नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ अ गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। चलिए शुरू करते हैं एग्जांपल के साथ, एक, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन फाइंड, पहले हम वो एग्जांपल लेंगे सबसे सिंपल, जो इनको आपने 10th में भी पढ़ा होगा, जिनको आपने 10th में भी थोड़ा बहुत दिया था, इस शुरुआत वहां से करते हैं, फिर इन्हीं को यूज करके हम आगे बढ़ेंगे, फर्दर मॉलिक्यूल्स में हम डील करेंगे। फाइंड नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स फाइंड नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ फॉर्मूला C4H10, सबसे बेसिक C4H10। अब देखो इसमें कोई टेंशन नहीं है, कार्बन हाइड्रोजन है बेचारे, कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड, हाइड्रोजन तो बेचारा डुप्लेट ही तक रह जाता है, तो इनमें कोई दिक्कत नहीं, अपना फार्मूला जिंदाबाद चलेगा, बहुत अच्छे से चलेगा। कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इस टाइप के एलिमेंट में नाइट्रोजन है,
क्या है, सेकंड पीरियड के एलिमेंट है बेचारे, कहाँ तक जाएंगे। सेकंड पीरियड के एलिमेंट मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड तो बना सकते हैं, तो जब तक इस टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं टेंशन मत लीजिए, ठीक है। थर्ड पीरियड में भी दिक्कत नहीं है, अगर वो 4, ठीक है, 4 बॉन्ड से कम बना रहा है, 4 बॉन्ड से कम बना रहा है वो एलिमेंट, तो भी चलेगा, ठीक है। तो याद रखिए पीरियड के एलिमेंट की दिक्कत नहीं है, उसकी वैलेंसी क्या है वहां पे, ठीक है, वो ऑक्टेट की लिमिट में है कि बाहर है, उस पर दिक्कत हो जाएगी, ठीक। फाइंड नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ फार्मूला C4H10। तो सबसे पहले आप निकालेंगे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इसका, बिल्कुल, 2 इंटू नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है, 4 है, प्लस 2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, बाकी कुछ हेलोजन वगैरह है नहीं, बाई 2 करेंगे, ये 0 आ गया। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट चाहे बोलिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, चाहे क्या बोल सकते हैं, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी, तीनों में से कोई भी टर्म हो सकता है, तीनों नाम उसी के। अब देखो ये हमने निकाल लिया, तो इसका यूज क्या करेंगे भाई, ये तो कंफर्म है, बस ये क्या बताएगा, 0 आ गया तो हम पहले मन में बना लेंगे, जो भी हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करने वाले हैं, जो भी हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करने वाले हैं उसमें कहीं ना पाई बॉन्ड होगा ना रिंग होगा, सारे के सारे ओपन चेन स्ट्रक्चर होंगे विथ सिग्मा बॉन्ड ओनली, ये कंफर्म हो, ये पहले क्लियर हमको हिंट मिल गया। सारे स्ट्रक्चर बनाइए एकदम जल्दी से बनाइए, जो भी बना सकते हैं, और केवल सिग्मा बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर ओपन चेन स्ट्रक्चर, ये बताता है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, पहले हिंट दे दिया। अब देखो ये मिल गया हमको, अब देखो क्या करना आप सब, अब मेन बात, अब पैटर्न देखिए, तो 4 कार्बन है मैक्सिमम, भाई जो भी स्ट्रक्चर बनाए, ये आइसोमर बोल रहे हैं तो भाई सबका फॉर्मूला C4H10 ही होना चाहिए। तो सबसे पहले 4 कार्बन का चेन ड्रॉ करिए, सबसे पहले जो लॉन्गेस्ट कार्बन है मैक्सिमम 4 कार्बन का वो ड्रॉ कर दीजिए, ये बना दिया 4 कार्बन। अब क्या कीजिए, पेरेंट चेन जो 4 कार्बन की थी उसको कम करिए, अब आइए 3 कार्बन पे, पेरेंट चेन को डिक्रीज करते हैं, पेरेंट चेन को ही क्या करते हैं, कर्टल करते जाते हैं। पहले बनाया आपने C4H10, अब बनाइए आपने 3 कार्बन का, अब एक कार्बन छूट गया, अब लगाना तो पड़ेगा ही, कार्बन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शुड बी सेम, आइसोमर बना रहे हैं आप, स्ट्रक्चरल आइसोमर बना रहे हैं। अब एक कार्बन जो छूट गया, आपने किसी एक किनारे से कार्बन को मान लो ढक दिया यहाँ से, बाकी जो चीज दिख रहा है बना लिया। अब एक कार्बन जो आपने किनारे से हटाया उसको कहीं लगाना पड़ेगा, एक कार्बन जो हटाया आपने इसमें से उसको कहीं लगाना पड़ेगा। अब किनारे पे तो लगा नहीं सकते, अब जरा देखो यहाँ यहाँ तो लगा नहीं सकते, क्योंकि फिर से रिपीट हो जाएगा, ये फिर से रिपीट हो जाएगा, तो कहाँ लगाना होगा, एक जो कार्बन रह गया उसको बीच में लगाइए, एक जो कार्बन रह गया उसको बीच में लगाइए, देखो है कि नहीं अलग। अब नाम अगर पढ़ सकते तो आप जानते हैं ये है ब्यूटेन और ये है 2 मेथाइल प्रोपेन, ब्यूटेन 2 मेथाइल प्रोपेन। तो चलिए जिस तरह हमने सीक्वेंस किया भाई, पेरेंट चेन पहले 4 कार्बन का, फिर पेरेंट चेन 2 कार्बन का, अब थोड़ा और कम करते हैं, देखते हैं। अब पेरेंट चेन बोलिए, कोई कह के नहीं सर, पेरेंट चेन आप बनाइए आप, ठीक है, कितने कार्बन का, 2 कार्बन का, 2 कार्बन का पेरेंट चेन बनाइए, ठीक है, ठीक, बिल्कुल 2 कार्बन का भाई, 4 खींचा 3 खींचा आपने पेरेंट चेन, तो भाई 2 भी खींचिए, कोई बात। अब 2 तो आपने बना दिया, चलिए इस तरह बना लेते हैं, 2 कार्बन का पेरेंट चेन, 2 कार्बन का पेरेंट चेन क्या होगा, यही तो होगा, एक लाइन भाई, यहां भी कार्बन यहां भी लाइन। आई होप कि आप बॉन्ड लाइन जो भी बनाया जा रहा है, प्लीज ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है, सब कुछ हमने आईपीसी में पढ़ लिया है, सब कुछ हमने आईपीसी में पढ़ लिया है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर रहा हूं। अब एक कार्बन जो बचा है, जैसे ही अब एक कार्बन को कहां लगाएंगे, 2 कार्बन बचे हैं, जैसे ही कार्बन को कहीं लगाएंगे, जैसे ही कार्बन को कहीं लगाएंगे इस बीच में, किनारे पे लगा नहीं सकते, इस किनारे पे नहीं लगा सकते आप, किनारे पे लगाएंगे तो प्रोपेन हो जाएगा, वो कर चुके हैं। बीच में कहीं लगाएंगे तो फिर से तो यही आ जाएगा, बीच में एक कार्बन भी लगाएंगे तो फिर से तो यही पहुंच जाएगा ना, जरा देखो, बीच में एक कार्बन लगाया चाहे 2 कार्बन लगाया, फिर से इधर ही आ जाएंगे। अरे देखो ना, 1 2 3 ये भी वही है, ओ बीच में एक कार्बन से ज्यादा लगा नहीं सकते, 4 कार्बन हो जाएगा। अब जरा देखो देखो देखो, देखिए मान लो ये 2 कार्बन बचे, 2 कार्बन बचे, उनको कहाँ लगाओगे, 2 कार्बन बचे उनको मान लो हमने ऐसे सेट कर दिए, और कोई तरीका नहीं है, यही तो होगा, ये तो फिर 5 कार्बन हो जाएंगे यहाँ पे, 2 कार्बन बचा है, मान लो कि ऐसे लगा दिए, चलिए चलिए ऐसे लगा, और कोई उपाय नहीं दिख रहा, और कोई उपाय, जितना करना कर लीजिए। 2 कार्बन हो गई, 2 कार्बन हमने सेट कर भाई, 2 कार्बन की चेन खींची, बाकी 2 कार्बन को ऐसे एडजस्ट कर लिया। अब नाम देखो इसका, नाम देखो क्या आएगा, 1 2 3, ये भी वही 2 मिथाइल प्रोपेन, बनेगा नहीं, वो बस बना रहे थे टाइम पास करके, आप चेक कर लो, मैं चाहता हूँ कि आप खुद चेक करिए, भाई सीक्वेंस बताया जा रहा है, पहले लॉन्गेस्ट 4 कार्बन, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, लेकिन जरूरी नहीं कि वो बने, आप चेक कर लो, नहीं बनेगा। 2 कार्बन का खींचिए, बीच में लगाइए, तो 2 तो ऑलरेडी हो गए, तो ये तो यहीं आ जाएगा, 2 मेथाइल प्रोपेन ही, इसका मतलब अब नहीं बनने वाला। तो C4H10 के कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर हो गए, 2, C4H10 में हो गए 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर, कौन कौन सा, ब्यूटेन और 2 मेथाइल प्रोपेन, ब्यूटेन एंड 2 मेथाइल प्रोपेन,
नोट कर लो। पहले हम बेसिक समझेंगे और देखना आगे इन्हीं का यूज करेंगे, आगे इन्हीं का यूज करके और मॉलिक्यूल्स में हम लोग डील करेंगे। नोट करिए, आगे इन्हीं का यूज करना है। नेक्स्ट है, शॉर्टकट में लिख देता हूं मैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ फॉर्मूला C5H C5H12, C4H10 था, अब C5H12, C5H12। सबसे पहले निकालिए डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालिए इसका, दैट विल बी 2 into नंबर ऑफ कार्बन प्लस 2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन टोटल डिवाइड बाई 2, और ये निकाल देंगे आप, कितना आएगा, 0 ही आएगा। मतलब फिर से जो भी स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करने वाले हैं उसमें ना तो पाई बॉन्ड होगा ना रिंग होगा, सारे के सारे ओपन चेन स्ट्रक्चर होंगे विद सिग्मा बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन। ठीक है, देखिए अब सबसे पहले क्या करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 5 पेरेंट चेन 5 कार्बन की, 1 2 3 1 2 3 4 5 पेंटेन 5 कार्बन की चेन। फिर क्या करना है, पेरेंट चेन को थोड़ा कटल करिए, पेरेंट चेन को कम करिए, 4 कार्बन की चेन खींचिए, 4 कार्बन की पेरेंट चेन। अब एक जो बचा है उसको ब्रांच की तरह लगाइए, ऐसा लगाइए कि पहले से डिफरेंट है, किनारे पे लगा नहीं सकते। एक जो आपने हटाया है यहाँ से किनारे पे, उसको फिर किनारे पे लगाओगे तो यही आ जाएगा। अब जो बचा है उसको कहाँ लगा सकते हो, जो बचा है एक कार्बन उसको कहाँ लगा सकते हैं, या तो आप यहाँ ब्रांच लगाइए या तो यहाँ ब्रांच लगाइए। आप देखेंगे ये दोनों पोजीशन आइडेंटिकल है, ये दोनों ग्रीन जो मार्क है पोजीशन आइडेंटिकल है। आप मिथाइल यहाँ लगाओ चाहे मिथाइल यहाँ लगाओ, नाम सेम आएगा, नाम सेम आएगा। हम बात कर रहे हैं डिफरेंट स्ट्रक्चरल आइसोमर, मतलब डिफरेंट आईपीएसी नेम वाले कंपाउंड से, डिफरेंट आईपीएसी नेम वाले कंपाउंड है। पेंटेन 2 मिथाइल ब्यूटेन, अरे मिथाइल यहाँ लगाओ नाम वही आएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन ही आएगा। इसलिए बोला था आईपीएसी अगर पढ़ा है तो बड़ा बहुत आसान है, आईपीएसी पढ़ा है तो ये चीजें बहुत आसान होगी, अदरवाइज थोड़ा समझना कठिन हो जाता है। फिर क्या करेंगे, ये हो गया। अब तो पेंटेन बनाया, फिर क्या बनाया, रूट वर्ड ब्यूटेन बनाया, पेरेंट चेन को कम करते जाते हैं। अब और कम करिए पेरेंट चेन को, अब बनाइए 3 कार्बन का, 3 कार्बन का पेरेंट चेन। अब कितने बच गए, अब बच गए 2, किनारे पे आप लगा नहीं सकते, क्योंकि किनारे पे लगाएंगे, किसी भी किनारे पे एक कार्बन लगाएंगे तो आप ब्यूटेन बना चुके हैं। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहे हैं, सेट कर ले रहे ना पहले ही, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पेरेंट चेन में हम कर रहे हैं। प्लीज फॉर्मूला नहीं बताया जा रहा है, कोई फॉर्मूला है क्या इसका, किसके कितने बनते हैं उसे कितने बनते हैं, हम पैटर्न समझ रहे हैं। पहले डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकाला, अभी तो 0 वाला, फिर आगे और 1 2 वाला भी करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, पेरेंट चेन लॉन्गेस्ट खींच देंगे, फिर लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन को थोड़ा कम करिए, ठीक है, 4 5 है तो 4, फिर 4 से कहाँ है 3 पे, किनारे पे लगा नहीं सकते। अब 2 कार्बन बचे हैं, एक ही जगह है, दोनों को एक ही जगह लगाना होगा, दोनों कार्बन को बीच में हम लगा देंगे। देखिए देखिए, तो ये है, देखो नाम भी अलग अलग आएगा, ये है पेंटेन, आईपीसी नेम अलग अलग आएगा ही, ये है 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये है 2 मिथाइल ब्यूटेन, और ये है 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। कॉमन नेम अगर पढ़ा है तो ये है एन पेंटेन, ये है आइसोपेंटेन, और वो है नियोपेंटेन। चलिए आईपीसी जरूर पढ़िए भाई, बड़ा काम आएगा इसमें। इसके बाद आप करो सर 2 कार्बन का कर दीजिए, तो ये आपका काम है, कर लीजिएगा, आएगा नहीं भाई, आपने 5 किया, 4 किया, 3 पेरेंट चेन 3 कार्बन का, तो 2 भी करिए, आप खुद करिए भाई, नहीं बन पाएगा, ट्राई करिए, जरूर करिए, मानिए मत, आप जरूर ट्राई करिए, नहीं बन पाएगा, आप इन्हीं में से कहीं पहुंच जाएंगे। फिर से सीक्वेंस में करने का मतलब क्या है कि हम आगे रिपीटेशन ना हो, आगे रिपीटेशन ना हो, 5 का पूरा हो गया, फिर 4 पे आए, फिर 3 पे। ठीक, नेक्स्ट है फॉर्मूला हमारा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, इस बार सवाल नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट C6H14। ये तीनों एग्जाम्पल जो थे, इन तीनों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बाद क्लास 10th के कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में भी थी, इसलिए मैंने वही से शुरू किया है, बाद में हम 11 की बात करेंगे। C6H14 क्वेश्चन वही है, इस फॉर्मूला के कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेंगे। आप निकालो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इसका, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट वो आएगा 2 into 6 + 2 माइनस हाइड्रोजन नंबर ऑफ हाइड्रोजन बाई 2, और ये 0 ही आएगा। अभी हम 0 को ही डील कर रहे हैं, ये मत सोचना कि सर बात 0 ही आता है क्या, अरे नहीं भाई, सर 0 वाले एग्जाम्पल अभी करा रहा है, तभी तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सीढ़ी चढ़ने का तरीका, कूद नहीं सकते, जंप नहीं कर सकते ना, सीक्वेंस है देखना, लेकिन इन चीज़ों को हम आगे यूज करेंगे, इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे।
इन्हीं की फोकटिया है, ठीक है, बिल्कुल आगे आएगा 0। अब फिर से पैटर्न समझ गए हैं क्या करना है। पहले पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, कितने कार्बन की चेन, तो 6 कार्बन की चेन है भाई। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 6 कार्बन की, हेक्सेन 1 2 3 4 5 6। फिर छोटा करिए, फिर छोटा करिए उसको, चेन को, कितने कार्बन की चेन, 5। ये हो गया हेक्सेन। फिर पेंटेन पे आ गए, 5 कार्बन पे। अब 5 कार्बन में जरा देखिए, अब हम एक एक कार्बन रह गया उसको ब्रांच की तरह लगाना है, एक कार्बन बच गया उसको ब्रांच की तरह लगाना है ताकि ठीक है अलग हो। अब देखो जरा 5 कार्बन, अब ब्रांच को हम देखो कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। 5 कार्बन में जरा देखिए, अब ब्रांच की पोजीशन दो अलग अलग है, यहाँ भी लगा सकते हैं और यहाँ भी लगा सकते हैं, ये दोनों अलग अलग पोजीशन है। नहीं समझ में आ रहा तो नाम लिखो भाई। आप यहाँ मिथाइल लगाओगे, 5 कार्बन में यहाँ मिथाइल लगाओगे तो नाम क्या होगा, 2 मिथाइल पेंटेन। खुद करिए खुद करिए, इसलिए बोला था आईपीएससी का आइडिया होगा तो बड़े अच्छे से ये जो डिफरेंसेस बोले जा रहे हैं आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, क्या अलग है कि डिफरेंट पोजीशन है कि आइडेंटिकल पोजीशन है, और वहीं आप बीच में लगाएंगे यहाँ पे तो इसका नाम क्या होगा, 3 मिथाइल पेंटेन। 2 मिथाइल पेंटेन बिल्कुल अलग चीज है और 3 मिथाइल, भाई आईपीएससी नेम तो अलग अलग हो ही गया, यही तो चाहिए हमको। स्ट्रक्चरल आइसोमर का क्या होता है, आईपीएससी नेम अलग अलग। 3 मिथाइल पेंटेन, ये था हेक्सेन। तो 5 कार्बन जब हमने रूट वर्ड, जब हमने पेरेंट चेन 5 कार्बन का बनाया तो उसमें 2 ऑप्शन हो गए, मिथाइल को 2 पे लगाएंगे, मिथाइल को 3 पे लगाएंगे। ठीक, और कहीं लगा सकते हैं क्या, और यही पेरेंट चेन 5 कार्बन का ही है, अभी पेरेंट चेन 5 कार्बन का ही रहने दो, उसमें सोचो कि मिथाइल कहीं और लगा सकते हैं क्या, 2 पे लगा दिया, 3 पे लगा दिया, डिफरेंट है ये क्या। अब कहीं लगाओगे तो रिपीट हो जाएगा, अब कहीं लगा के देख लो, फिर से इसी में से कुछ रिपीट हो जाएगा। अब कहीं लगाएंगे, किनारे पे लगाना मत, किनारे पे लगाओगे तो एक्सेन आ जाएगा। अब कहीं लगाओगे तो इसी में से रिपीट हो जाएगा। ठीक है, अब पेंटेन का काम पूरा, जब तक पेंडेन का काम पूरा नहीं होगा ब्यूटेन पे नहीं आएंगे। इसमें क्या होता है, मैंने हमेशा कहा है क्लास में भी, बहुत आसान है लेकिन कुछ फॉर्मूला तो है नहीं। अब क्या होगा अगर सीक्वेंस में आप नहीं करेंगे, देखना मैं बता क्या रहा हूँ, क्या आपको कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं बताया जा रहा है, आपको कुछ सीक्वेंस बताया जा रहा है कि इस सीक्वेंस में, इस हायरार्की में आप आगे बढ़ेंगे तो छूटेगा नहीं तो फिर जानते हो क्या होता है। एक्चुअल आंसर है किसी का 10, मान लो किसी क्वेश्चन का, देखना इसमें आपके साथ भी यही होगा, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है तो कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेंगे, एक्चुअल आंसर है 10। अब कोई बताएगा बच्चा 7 6 3 11 12, सब बताएंगे, बनाए भी होंगे लेकिन वही सीक्वेंस में नहीं करेंगे तो चीजें आप कभी भी एक्चुअल आंसर पे ठीक है नहीं पहुंच पाएंगे, परेशान हो जाएंगे। आपने भी जो बनाया होगा वो सही होगा, देख लेना यही होता है, मुझे पता है आपने भी जो बनाया होगा वो सही होगा, लेकिन एक्चुअल आंसर तो 10 है, वहां तक तो पहुंची तब तो माना जाए। तो उसके लिए चाहिए एक पैटर्न, एक सीक्वेंस। ठीक है, यही बस बता रहा हूं, प्लीज कोई फॉर्मूला नहीं, इसका कोई फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं है। ठीक है, तो पहले हेक्सेन, फिर पेंटेन में 2 बन गया। अब आइए, अब पेंटेन का काम पूरा, अब आ जाइए उससे छोटे चेन पे, ब्यूटेन। ब्यूटेन देखिए देखिए, मतलब पेरेंट चेन ब्यूटेन के खींचे, 4 कार्बन, 6 5 4, 6 5 4। अब देखिए, अब इसमें 2 मिथाइल बच गए, 2 मिथाइल बच गए। अब 2 मिथाइल को कहाँ लगा सकते हैं, किनारे पे लगाना मत, 2 मिथाइल को आप एक ही जगह लगा सकते हैं, 2 डाई मिथाइल जिसका नाम है। और उन दोनों मिथाइल को आप अलग अलग भी तो लगा सकते हो, उन दोनों मिथाइल को आप अलग अलग भी लगा सकते हैं। देखिए जरा, देखिए देखिए, देखो ब्यूटेन पेरेंट चेन जब ब्यूटेन है, जब पेरेंट चेन ब्यूटेन की है तो मिथाइल को दोनों एक जगह लगा सकते हैं, चाहे दोनों मिथाइल को अलग अलग लगा सकते हैं। ऊपर वाले का नाम 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन और ये है 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। चेक करो, 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन और ये है 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, नाम अलग अलग है बिल्कुल, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अलग अलग नाम, बिल्कुल स्ट्रक्चर आइसोमर है। अब देखो, तो 6 हो गया, 6 कार्बन का पेरेंट चेन, 5 कार्बन का 4, 3 बनाइए, बनाइए भाई बनाइए। ठीक है, कोई इंफॉर्मेशन मत मानिए, एकदम रैंडम, ठीक है, फ्री माइंड से करिए, कुछ इंफॉर्मेशन नहीं। 3 कार्बन का पेरेंट चेन, चलिए भाई कितने बच गए, 3 बच गए, किनारे पे लगा नहीं सकते। देखो क्या फायदा हो रहा है, समझ रहे, किनारे पे लगाने वाला ऑप्शन क्यों मिट जा रहा है, क्योंकि हम कर के आए भाई, हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबरिंग की है, हमने 6 किया है, 5 किया है, 4 किया है, और इसमें किनारे पे लगाएंगे तो 4 वाला तो क्या हो जाएगा, किसी भी किनारे पे मिथाइल लगाएंगे इसमें तो वो ब्यूटेन पे चले आएंगे, तो हो चुका है भाई। ये है सीक्वेंस में करने का फायदा। तो ऑप्शन क्या बचा आपके पास कि तीनों मिथाइल ग्रुप को किनारे पे नहीं लगा सकते, बीच में लगा सकते, बीच में लगाइए। अब लगा के देखिए फिर से,
चले तीनों मिथाइल को हमने क्या लगा, जो 3 मिथाइल ग्रुप बचे उनको हमने बीच में ही लगा दिया और कहीं ऑप्शन नहीं था, बीच वाले कार्बन पे लगा दिया। अब जैसे ही बनाएंगे, बनाने में तो कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन भाई कार्बन के बॉन्ड जरा देख लीजिए। कार्बन के बॉन्ड देखिए कितने बॉन्ड है, 5 बॉन्ड। 5 बॉन्ड बनाता है क्या कार्बन? कार्बन क्या होता है भाई, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है बेचारा, मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड। टेट्रावेलेंट होता है भाई। हमने ट्राई किया, कोई बात नहीं, गेस मारा कि क्या बन सकता है, बन, ठीक है, हमने ट्राई किया कि हो सकता है हो जाए, नहीं हुआ कोई बात नहीं, तो नहीं बन पाएगा, अब नहीं बन पाएगा इसका, ठीक है। प्लीज मानना नहीं सर, ये सोचो कब रुकना है सर, पेरेंट चेन कहाँ तक ले जाना है, तो अरे करो भाई, जब बनना बंद हो जाए तो छोड़ दो, जब लगे कि नहीं बन पाएगा खुद पता चल जाएगा, हिट एंड ट्रायल, तो छोड़ दीजिए भाई। तो कितने बनेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के? 5। 5 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के बनेंगे 5। देखो देखो 5 स्ट्रक्चरल आइसोमर। एक और कर ले इसमें, एक और इस सीक्वेंस में कर। नेक्स्ट है, एक और करिए, C7H16। नेक्स्ट क्या है, C7H16 का करिए। मेन है पैटर्न सीखना। देखो मेन वही, आपको कोई फॉर्मूला बताया गया सर, मैं खुद बोलाऊंगा, ओवरऑल सेंस क्या है, हम पैटर्न सीख रहे हैं, किस पैटर्न में चले ताकि हमारा छूटे ना। हमें आंसर 10 हो तो हम 8 9 7 4 3 12 ना बताए, और कोई तरीका नहीं। C7H16, तो पहला आप जानते हैं सीक्वेंस, सीक्वेंस में चलो, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालना है इसका। आप समझ लो कि रूल ही लिखवाया है मैंने, समझ लो कि एक हायरार्किकल रूल लिखा हुआ है कि ये करना फिर ये करना, बिल्कुल वो मान लो, एक हायरार्की में रूल लिखवाया है कि ये करो फिर ये करो, और उससे आप बिल्कुल सही आंसर तक पहुंच जाओ। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, तो 2 × ठीक है 7 -16 और टोटल बाय डिवाइड बाय 2, ये भी जीरो ही आएगा, ये भी जीरो ही आएगा। अभी हमने जीरो वाला एग्जांपल, सिंपलेस्ट एग्जांपल जो हो सकते हैं वो किया, वो कर रहे हैं अभी। तो फिर से ये कंफर्म है कि जो स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे ना उसमें रिंग का ऑप्शन है ना पाई बॉन्ड का ऑप्शन है, ना रिंग का ऑप्शन है ना पाई बॉन्ड का। जो भी स्ट्रक्चर बनेंगे ओपन चेन बनेंगे और विद सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, डबल बॉन्ड नहीं आएगा, केवल सिग्मा बॉन्ड का टर्म आएगा। अब देखिए चलो, तो सबसे पहले जानते हैं आप पेरेंट चेन कितने कार्बन खींचेंगे, 7 कार्बन की, इसका नाम है हेप्टेन। 1 2 3 4 5 6 7, हेप्टेन हो गया। चलिए अब क्या करना है, छोटा करिए पेरेंट चेन को, पेरेंट चेन को क्या करिए, 6 6 पे लाइए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है 6, ठीक है हेक्सेन। अब हेक्सेन में एक बच गया, एक ग्रुप बच गया ना कार्बन, उसको कहाँ लगा सकते हैं, ब्रांच की तरफ, उसको हम ब्रांच की तरह लगाएंगे, यहाँ पे लगा सकते हैं 2 पोजीशन पे। जब तक प्लीज, जब तक हेक्सेन में मिथाइल की क्या क्या पोजीशन हो सकती है वो कंप्लीट ना हो जाए तो पेंटेन मत बनाना। ये तो कंफर्म है, ये तो समझ गए हो, पहले सर हेप्टेन बनाएंगे, 7 कार्बन है तो हेप्टेन बनाएंगे, फिर उससे कम हेक्सेन पे बनाएंगे, फिर पेंटेन बनाएंगे, फिर ब्यूटेन बनाएंगे, ऐसा कुछ करेंगे सर, ठीक है, यही तो बताया गया। लेकिन जब तक हेक्सेन का काम, भाई हेक्सेन बना दिया लेकिन मिथाइल ग्रुप की अलग अलग पोजीशन हो सकती है, वो काम जब तक ना हो पाए तब तक आप पेंटेन मत बनाना दे, फिर वही छूट जाएगा यार। यही बच्चे करते, यहाँ तुरंत बनाया, आगे जंप कर गए, तुरंत बनाया, 5 आंसर 6 आंसर, पूरे क्लास में यही बताते रहते, यही है ये। 50 बार बताने के बाद भी उफ, ठीक है, प्लीज रूल बहुत बोला जा रहा है, इसी एक हायरार्की बताई जा रही है, उसको फॉलो करना ही होगा, नहीं तो मैं बता दे रहा हूँ करके देख लेना, यही होगा। आपको भी लगा अरे मेरा भी तो सही था, मैं भी तो कर ही रहा था, लेकिन आंसर तो नहीं आया, ठीक है, यही होगा, देख लेना यही होगा। सीक्वेंस नहीं करेंगे तब तो रूल समझ के मान लो, बस मानना ही पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6, कहाँ लगा देंगे मिथाइल, यहाँ लगा सकते हैं, 2 मिथाइल 3 मिथाइल। अब जरा देखो, अब कहीं लगाओ इसमें, अब मिथाइल कहीं लगाओ, रिपीट हो जाएगा, इसी में से कुछ आ जाएगा। अब मिथाइल कहीं लगाओ, इसी में से कुछ, दोनों में से कुछ आ जाएगा, दया के चेक कर लीजिए। तो अब हेक्सेन का काम पूरा हो गया, हेक्सेन वाले पेरेंट चेन का काम पूरा। तो अब अगला बढ़िए भाई, अगला कौन सा है चेन, पेरेंट चेन, तो बनाएंगे पेंटेन। तो अगली पेरेंट चेन है 5 कार्बन की, पेंटेन। कितने बच गए, 2, 2 बच गए। अब 2 को ब्रांच में लगाना है, किनारे पे लगा नहीं सकते आप क्योंकि हेक्सेन आ जाएगा। एक हो चुका है तो अब 2 को लगाइए, कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। अब प्लीज आगे मत बढ़ना जब तक पेंटेन वाला की ब्रांचिंग पूरी ना हो जाए, डिफरेंट चीज ना बन जाए। नाम भी लिखना है इसका, 2 मिथाइल हेक्सेन 3 मिथाइल हेक्सेन, तब तक हम ब्यूटेन पे नहीं जाएंगे। ये देखिए पहला 2 2 डाई मिथाइल, दोनों मिथाइल को सेम जगह, और 1 2 3 4 5, फिर क्या है 2 3 डाई मिथाइल, ठीक है ये भी हो सकता है,
जो पॉसिबिलिटी हो करिए, तब ब्यूटेन के बारे में सोचिए मत, अभी ब्यूटेन बनाने के बारे में सोचिए मत, यही गलती हो जाती है, फटाफट पेशेंस चाहिए। फिर 2 2 हो गया, 2 3 हो गया, और क्या हो गया 3 3, बिल्कुल देखो जरा 3 3, दोनों मिथाइल सेम जगह, 3 3 मिथाइल। और देखिए, और क्या हो सकता है, 2 4 हो सकता है, क्या 2 4 डाइमिथाइल, बिल्कुल ये देखो 2 और 4 पे 2 4 डाइमिथाइल, देखिए 2 2 डाइमिथाइल, 2 3 डाइमिथाइल, 3 3 डाइमिथाइल, और क्या 2 4 डाइमिथाइल। अभी बाकी है, अभी देखिए, अभी तो मिथाइल की ब्रांचिंग कर रहे हैं, अब हम ब्रांच एथाइल का भी लगा सकते हैं, ब्रांच एथाइल का भी तो लगा सकते हैं इसमें, इसमें हम एथाइल की ब्रांचिंग भी कर सकते हैं, पेंटेन में ही, पेंटेन में ही यहाँ देखिए एथाइल की ब्रांचिंग, एथाइल की ब्रांचिंग, 3 एथाइल, 3 एथाइल पेंटेन, 3 एथाइल पेंटेन, देखो देखो देख लो यहाँ तक भाई, मिथाइल की ब्रांचिंग, 2 मिथाइल का ब्रांच, उसमें ये ऑप्शन चारों, 2 2 2 3 3 3 2 4, उसके बाद इथाइल का भी ब्रांच। अब सोचो कि सर इथाइल को 3 पे क्यों लगाया है, ठीक है, इथाइल को यहाँ पे क्यों लगाया है, आपने इथाइल को जरा देखो, यही होता है, यही है आईपीसी पढ़ने का फायदा। तुम कहोगे सर इथाइल को यहाँ लगा दीजिए, यहाँ पे इथाइल को आपने यहाँ लगाया है बीच में, यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, बहुत बच्चे करते, यही बता रहा हूँ मैं, क्लासरूम का एक्सपीरियंस है। तो भाई ये बनाया हुआ है, देखा, आप भी बनाए होंगे जरूर। 2 पे लगाएंगे इथाइल, अगर आप लगाएंगे तो आप देखिए बेवकूफ़ी कर रहे हैं, क्योंकि आप बना चुके हैं इसको। 2 पे इथाइल लगाएंगे तो आप पेरेंट चेन आपकी ये नहीं रह जाएगी, तब आपकी पेरेंट चेन ये मत समझना कि ये 1 2 3 4 5, जैसे सर का वो 3 एथाइल, मतलब ये 1 2 3 4 5, ये 3 एथाइल पेंटेन है तो ये 2 एथाइल पेंटेन, अरे पेंटेन बोला जाएगा। अरे भाई इसमें पेरेंट चेन अब अलग हो जाएगा, इससे पेरेंट चेन देखो भाई, इससे पेरेंट चेन ही बदल जाएगा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पेरेंट चेन होती है भाई, ये देखिए। अब इसमें पेरेंट चेन कौन सा, ये क्या है, ये है क्या 3 मेथाइल हेक्सेन, जो कि बन चुका है, 50 बार बनाओगे क्या। अगर आपने 2 पे इथाइल लगाया तो फिर पेरेंट चेन बदल जाएगा, ये तो यही आ जाएगा 3 मिथाइल हेक्सेन, 3 मिथाइल हेक्सेन 2 इथाइल पेंटेन, तो कुछ होता ही नहीं। रिपीट नहीं करना भाई, अलग अलग बनाना है, ठीक है। तो अब आई गेस कि पेंटेन का काम पूरा हो गया हमारा, पेंटेन वाली पेरेंट चेन में जो बनना था बन गया। अब आएंगे इससे छोटा पेरेंट चेन, देखा सीक्वेंस, बस सीक्वेंस में करो, छूटेगा नहीं। तब तक हमारे 8 बन गए हैं, इसमें 8 बन गए। अब क्या करेंगे, ब्यूटेन 4 कार्बन, कितने बचे, 3 लोग बचे ब्रांच में लगाने के लिए, 3 इसमें बच गए, ब्रांच में लगाइए। तो ब्रांच में लगाइए भाई, कहाँ लगाएंगे, किनारे पे लगाना मत, नहीं तो पेंटेन पहुंच जाओगे, वो हो चुका है। 2 एक जगह और एक जगह, यही ना होगा, 3 बचे हैं तो 2 एक जगह, 2 2 3 ट्राइमेथाइल ब्यूटेन, 2 2 3 ट्राइमेथाइल ब्यूटेन। अब तुम कहोगे सर तीनों को एक जगह लगा दीजिए, सोचना भी मत, तीनों को अगर एक जगह लगा सकते हो क्या, कहीं भी ऐसे लगा दोगे क्या, ये है क्या, कार्बन के कितने बॉन्ड हो जाएंगे, अगर ऐसे लगाएंगे तो कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे भाई, नहीं लगा सकते, कार्बन के कितने बॉन्ड हो जाएंगे, 5 बॉन्ड हो जाएंगे, ये कितने बने टोटल, 9। अच्छा बहुत ठीक है, अगर डाउट है आपको एथाइल ब्रांचिंग में, सोचना भी मत, एथाइल की ब्रांचिंग तो तुम सर आपने मिथाइल का ब्रांच बनाया है, इसमें तो एथाइल भी ट्राई किया था, एथाइल ट्राई कर लो, प्रैक्टिस से ही आता है, और आप एथाइल ट्राई करेंगे जब इधर आ जाएंगे, एथाइल की मतलब मिथाइल की जगह तुमने कहा सर आपने मिथाइल का ब्रांच बनाया है, एथाइल लगा के चेक करिए, करो भाई करो, आप इधर पहुंच जाएंगे, पेंटेन पे चले आएंगे, एथाइल जैसे लगाएंगे वो आप पेरेंट चेन ही बदल जाएगी, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। आई होप इसलिए बोला आईपीसी पढ़ा है जिसको, उसको बहुत अच्छे से सब समझ में आ जाए, बहुत अच्छे से, बहुत बड़ी बात नहीं। अब नहीं पढ़ा है तो उलझन तो होगी, तभी तो यार चैप्टर का सीक्वेंस होता है, ऐसे नहीं कि रैंडम उठे तो एक दिन पढ़ना शुरू कर दिया, ऐसे नहीं ना, केमिस्ट्री एक सीक्वेंस है, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स हो, मैथ हो, केमिस्ट्री, सीक्वेंस से चीज़ है, कनेक्टेड है भाई चीज़ें। अब देखो इसमें जिसने आईपीसी पढ़ा उसको आइडिया लगेगा कि हाँ ये डिस्टिंक्ट क्यों है, क्यों ये अलग अलग आईपीसी नेम वाले हैं, आपका नाम भी लिख सकते हैं, एक आईपीसी नेम, आइसोमेरिज्म के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, इन जो भी स्ट्रक्चर बनेंगे बनाइए और सबके आईपीसी नेम लिखिए। अब इसके साथ आप 2 काम कर रहे हैं एक साथ, ये चैप्टर तो पढ़ ही रहे, साथ साथ में आइसोमेरिज्म का रिवीजन भी तो कर रहे हो साथ में, कितनी अच्छी बात है, रिवीजन भी कर रहे हैं आप साथ। तो मैं हमेशा कहूंगा कि इसको आइसोमेरिज्म को मतलब ढंग से समझना है, तो बेसिक सबसे पहले, सब पहले, बाकी डबल बॉन्ड निकुलेट जाए फाड़ में, पहले आइसोमेरिज्म, ओ नॉमेनक्लेचर तो आया, पहले नॉमेनक्लेचर आए, तब देखना कितना स्मूथ लगेगा, अदरवाइज उलझन तो रहेगी, तो उसको पढ़ लेना। मेरे चैनल से पढ़ना चाहते हैं, चैनल पे आईपीसी के प्लेलिस्ट अपडेटेड है, एकदम सीक्वेंस की चीज़ें हैं सब कुछ, ठीक है, छोटे छोटे लेक्चर है, आप देख सकते हो। थैंक्स, आज के लिए इतना ही।
आज हमने बात की है बस डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या है, कैसे निकालते हैं, लिमिटेशन क्या है और एप्लीकेशन अभी कर रहे हैं उसका, अब बाकी है बहुत कुछ। अभी तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट जीरो, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बस जीरो ही होता है, वन भी तो आ सकता है, टू भी तो आ सकता है। तो अगले लेक्चर में हम बात करेंगे और सारे स्ट्रक्चर का, और सारे मॉलिक्यूलर फार्मूला के स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे, पैटर्न देखेंगे और डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 2 3 ये सब हो वो सब क्वेश्चन भी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जरूर देखिए, ये पहला लेक्चर था, इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस में एकदम लेक्चर रहेंगे और आपको हमेशा सुविधाजनक मैंने कोशिश की है कि इस सीक्वेंस में लेक्चर को रखे जाए ताकि आपके लिए कन्वीनियंट हो पढ़ना, ठीक है। और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप कोई क्वेश्चन भेज सकते हैं, चाहे फिजिकल केमिस्ट्री हो, ऑर्गेनिक हो, चाहे इनऑर्गेनिक, क्लास 11 12 से रिलेटेड। थैंक्स, जरूर देखिएगा नेक्स्ट लेक्चर।